बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 6 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं रक्स जुनून, मुसन्निफ बुशरा सईद, आवाज मीरा मजीद की। ये किताब आपकी खिदमत में बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0300291960, व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। मौजूद सामीन, आइए सुनते हैं पार्ट 6 सफ़ा नंबर 61 से। मैं आपके एहसानात की फहरिस्त नहीं सुनना चाहती। सारी जिंदगी आपने किया ही क्या है सिवाय एहसानात गिनवाने के। औलाद की खातिर तमाम वालिदैन ये सब कुछ करते हैं। आपने कोई अनोखा काम तो नहीं किया, और कुछ किया भी है तो इसमें मेरी ख्वाहिश शामिल नहीं थी। मैंने आपसे कोई कुर्बानी नहीं मांगी। आप दूसरी शादी कर लेती, मुझसे भीख मंगवा लेती, आप जैसे भी रखती मैं रख लेती। काश आप मुझे कुछ न देती, लेकिन मुझे इंसान समझती। अपनी औलाद से तो जानवर भी प्यार करते हैं। आप कैसी माँ हैं? आप मुझे तकलीफ में देखकर खुश होती हैं? इसकी आवाज में आंसुओं की नमी शामिल हो गई। ईसाई से शादी करोगी, इसका मतलब जानती हो तुम? तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं आता? अल्लाह का खौफ आपको। अल्लाह कैसे याद आ गया अम्मी? अल्लाह का खौफ आपको अल्लाह कैसे याद आ गया अम्मी? आज कैसे आपने इसका नाम ले लिया? मैंने आपको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। सारी जिंदगी आपने इसका जिक्र नहीं किया, और अब आप मुझे इसका खौफ दिला रही हैं। आपने तो मुझे लोगों से डराना सिखाया है, माशरे से खौफ खाना सिखाया है। अल्लाह से डराना तो आप भूल ही गई। अब मैं कैसे डर जाऊं? मैं कोई गुनाह नहीं कर रही। वो मुसलमान होने को तैयार है। आपको ईसाई से शादी करने पर एतराज है ना? जब वो अपना मजहब ही छोड़ देगा तो आप किस लिए मुझे रोकेंगी? आपको एतराज है तो मेरी खुशी पर एतराज है, तो सिर्फ इस बात पर कि मैंने अपने बारे में खुद फैसला क्यों कर लिया। आपके सामने सर झुकाकर क्यों नहीं बैठी रही? यही बात आपको दुख दे रही है ना? आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी बेटी अपनी पसंद से शादी कर ले? मजहब का तो महज एक बहाना है। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी करती तो बेशक आप मुझे रोक लेती, लेकिन मैं मुसलमान से शादी करूंगी। तुम पागल हो गई हो, लेकिन मेरी अकल अभी सलामत है। मैं तुम्हें ये मनमानी हरगिज नहीं करने दूंगी। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ओंजल से मिलने की कोशिश की या वो हमारे घर आया तो मैं पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगी। इसके कदमों की चाप को दूर होते सुनकर जासिया फिर से दरवाजा धड़धड़ाने लगी। आप अल्लाह की बात करती हैं। अल्लाह तो जबर करने को नहीं कहता। वो तो नहीं कहता। इसने स्टूल उठाकर दरवाजे की सिमत उछाल दिया और फर्श पर गिरकर रोने लगी। जिंदगी में पहली बार इसे अपनी माँ से नफरत महसूस हो रही थी। दुनिया का हर वो शख्स इसका दुश्मन था जो इसके और अमीर के दरमियान आ जाता। इसने मेरा कितना इंतजार किया होगा और मुझे ना देखकर किस कदर मायूस हुआ होगा। वो धुंधली आंखों से दीवारों पर रेंगती मेजमल जर्द रोशनी को देखने लगी। पता नहीं इसने क्या सोचा होगा। वो सिर्फ मेरे लिए वापस आया था। दीवारें पानी में डूबने लगी। मैं क्या करूं? कहीं वो वापस न चला जाए। वो उठकर बेचैनी से टहलने लगी। मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती, इसके बगैर नहीं रह सकती। जाने कितनी देर वो कमरे के तूलो अर्ज में भटकती रही। इसकी टांगे थकन से शल हो गई। खिड़की के सामने ठहर कर इसने नम आंखों को पोंछा था। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अगर आप मुझे तकलीफ में देखकर खुश हैं तो मुझे भी आपको दुख देते हुए अफसोस नहीं होगा। आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे ही सही। वो खिड़की की जाली पर हाथ फैलाने बड़बड़ाने लगी। किचन समेत घर का तकरीबन तमाम काम रफ्ता रफ्ता इस पर लाद दिया गया था। जवाब देने की इनकार करने की हिम्मत इसमें थी नहीं, इसलिए सब कुछ खामोशी से निपटा रही थी। फजर की नमाज पढ़कर नाश्ता तैयार करना शुरू करती। ये सिलसिला अमूमन 7 बजे तक जारी रहता, क्योंकि घर के हर फर्द को मुख्तलिफ तर्ज का नाश्ता मुख्तलिफ औकात में दरकार था। इस काम से फरागत पाकर बर्तन धोते, बिस्तर समेटते, कपड़ों और सहन में झाड़ू लगाते इतनी देर हो जाती कि रोजाना ही पहला पीरियड छूट जाता। शुरू के चंद दिनों में इसने सदफ को नाश्ते की तैयारी से फारिग होकर कॉलेज के लिए तैयार होते देखा था। बर्तन धोना और सफाई वगैरह ताईजान कर लेती थी। जब वो वापस आती तो ताईजान प्याज और अदरक लहसुन छीलकर सब्जी रख चुकी होती थी। सदफ हांडी बना लेती और ताईजान रोटियां डाल लेती।
لیکن اب یہ سارا امور وہ اکیلی انجام دے رہی تھی۔ تائی جان سبزی بنانے کی عادی بھی فراموش کر بیٹھی تھی، چاہے اسے آتے آتے 3 بج جائیں۔ سبزی یا گوشت کا لفافہ جوں کا توں نظر رہتا۔ آج اسے لوٹنے میں خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ایک تو بس نے ہی طویل انتظار کے بعد اٹھایا تھا، باقی کسر ٹائر پنچر ہونے سے پوری ہو گئی تھی۔ 15-20 منٹ ٹائر تبدیل کرنے میں صرف ہو گئے تھے۔ دہلی سے اندر قدم رکھتے ہوئے اجی نے چہرے پر جوتا سرات نظرات دہلی سے اندر قدم رکھتے ہوئے اجی کے چہرے پر جو تاثرات نظر آئے تھے وہ اس کی بھوک کی شدت کو سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ کتابیں پھینک کر وہ کچن کی طرف بھاگی۔ تائی جان اور صدف دونوں ہی گھر میں نہیں تھی۔ تایا جی دوپہر کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، وہ حسب عادت بیٹھک میں سو رہے تھے۔ گوشت کا شاپر ڈیپ فریزر میں دیکھ کر اس نے سالن بنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ انڈے نکال کر کچن میں آئی، آملیٹ تیار کیا، 3 پھلکے بنا کر اجی کے سامنے لا رکھے۔ وہ اتنا غصے میں لگ رہا تھا کہ عائشہ کو اس کے پاس جاتے ہوئے ہلکا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ آملیٹ پر ڈالی، اس ہاتھ سے ٹرے کو پرے دھکیلا اور قہرمان نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی پلکیں گالوں سے چپک گئی تھی۔ سوٹ والے واقعے کے بعد اجی نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ اگر بات کرنا ناگزیر ہوتا تو صدف سے کہتا، اسے یہ بتا دے یا اس سے پوچھ لے۔ اب تو صدف بھی موجود نہیں تھی۔ وہ کسی زہر افشانی کی منتظر نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ زہر لگتا ہے مجھے انڈا، 4 بجے روٹی ملا تو کھانی نصیب نہیں۔ بڑی ریج چاؤں سے پھٹ کر گوشت لایا تھا۔ جی آج بھنا ہوا گوشت اور پودینے کی چٹنی بنے گی۔ پھر یہ گھر تو دوزخ ہے، ادھر کسی کو کیا پرواہ۔ مجھے پتا ہوتا تو ہوٹل جا کر ہی کوئی زہر کھا لیتا، 4 بجے تک بھوکا بھانا بیٹھا رہتا۔ صدف، اوے صدف! شاید وہ بھول گیا تھا کہ صدف گھر پر نہیں تھی۔ وہ گھر میں نہیں ہے، میں نے تجھ سے پوچھا ہے؟ وہ شعلے کی طرح بھڑکا۔ سالن بننے میں تو دیر لگ جائے گی، اسی لیے میں نے تو نہ بنا، میرے سر احسان ہے کوئی۔ اوے تجھے کہا کس نے ہے ہمارے گھر کا کام کرنے کو؟ تجھ سے پہلے بھی نظام چل رہا تھا نا، بھوکے نہیں رہتے تھے۔ میں ذرا صدف کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ اس نے کیا ویترے پکڑ لیا ہے کالج سے آ کر سیر کرنے چلی گئی ہے، نکمی ساری جہاں کی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے، چلی جائے یا کچھ اور بنانے کا پوچھے؟ ادھر کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ اب لے جا اسے یا میں اٹھا کر پھینکوں؟ اس نے ٹرے اٹھائی اور کچن میں آ کر پیاز کاٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد اجی ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور پیڑھی پر رکھی ٹرالی اٹھا لی اور پیڑھی پر رکھی ٹرے اٹھا لی۔ تازہ روٹی پکا دو، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ پیاز دھوتے ہوئے اس نے بے تاثر آواز میں پوچھا۔ رہن دے، بڑی مہربانی تیری۔ وہ خالی برتن اٹھانے لگی تو عجیب برآمدے کے ستون سے پشت ٹکائے دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا، تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ اس قدرے اچنبھا ہوا ناراضگی کا نشانہ تک باقی نہ تھا۔ برآمدے میں پھیلے ملگجے اندھیرے اور دیواروں پر سرسراتی خوشگوار ہوا کو محسوس کر کے اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ سیاہ اور سرمئی بادلوں کی ٹکڑیاں یہاں سے وہاں تک ٹڈی دل کے جھنڈ کی مانند چھا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں نیم کا چغادری پیڑ ہوا کی لے پر حال کھیل رہا تھا۔ دیوار کی منڈیر پر بیٹھی گوریاؤں کے پر پھولے ہوئے تھے۔ ساری فضا سرمئی ہو رہی تھی۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، تم سے الفت کے تقاضے۔ اجی سینے پر ہاتھ باندھے آسمان پر نظریں جمائے ایک مصرے کی گردان کیے جا رہا تھا۔ لے بھئی، یہ بارش ٹھنڈ لے آئے گی، اگر ہو گئی تو سمجھو سردیاں شروع۔ معلوم نہیں وہ اس سے مخاطب تھا یا اپنے آپ سے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ وہ پھر سے گنگنانے لگا۔ عائشہ صحن میں رکھی چارپائی گھسیٹ کر برآمدے میں لائی اور جا کر کچن میں مصروف ہو گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچن کی کھڑکی سے اس نے اجی کو جاتے دیکھا تو وہ خوش لگتا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے اس نے اجی کو جاتے دیکھا تھا، وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔
اس کے لوٹنے سے قبل ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحوں میں بارش کسی بھپرے ہوئے ناک کی طرح شوگنے لگی۔ بوندوں کی تیز بوچھاریں برآمدے سے کچن کی کھڑکی تک پہنچ رہی تھی۔ جالی کے سوراخوں سے اڑتے چھینٹے وقفے سے اسے بھگو جاتے۔ ماحول میں نمی آلود خنکی رچی تھی۔ تایا جی بیٹھک سے نکل آئے تھے۔ اس نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے ازبات میں سر ہلا دیا۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ یونیفارم تبدیل کرنے کا سوچ کر جانے لگی تھی کہ بارش میں بھیگتا ہوا اجی آ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک شرابور تھا۔ قمیض کے دامن تلے چھاپا یا ہوا لفافہ اسے پکڑا کر وہ گیلے بالوں کو ہاتھ سے جھاڑنے لگا۔ سموسے ہیں، پلیٹ میں ڈال کر برآمدے میں لیا۔ بارش میں گرما گرم سموسے کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ میں تایا جی کے لیے چائے بنا لوں؟ او بن جائے گی چائے بھی، بارش رک گئی تو پھر فائدہ سموسے کھانے کا۔ اس نے یوں کہا جیسے بارش اور سموسے ایک دوجے سے علیحدہ نہ ہو سکتے ہیں۔ تجھے بارش اچھی لگتی ہے؟ تجھے بارش اچھی نہیں لگتی ہے۔ وہ پتیلی میں کھولتے سیاہی مائل بھورے پانی کو دیکھتے ہوئے بولی، لگتی ہے تو پھر باہر آ کر دیکھ کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہاں کیوں گھسی بیٹھی ہے؟ میں سن رہی ہوں۔ کر لو بات، بارش کوئی سننے کی چیز ہے؟ پاگلوں والی بات کی ہے تو نے تو۔ بارش تو دیکھنے کی شے ہے۔ اس نے لمبی سانس بھر کر کھڑکی سے اندر آتی بھیگی ہوا کو سینے میں اتارا۔ کیا شے ہے بارش بھی؟ جلدی سے باہر آ جا، کہیں رک ہی نہ جائے۔ اس کا اعتبار بھی تو کوئی نہیں۔ اس نے پتیلی میں دودھ انڈیلا اور آنچ تیز کر دی۔ بارش کے شور کے سنگ اس نے بیرونی دروازے پر دستک کی مدھم بارش کے شور کے سنگ اس نے بیرونی دروازے پر دستک کی مدھم آواز سنی تھی۔ اجی ساتھ والے کمرے میں تولیے سے کپڑے خشک کر رہا تھا اور تایا جی برآمدے میں چارپائی پر لیٹے اونگ رہے تھے۔ وہ خود ہی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ باہر گلی میں 10-12 سال کا ایک مدکوک چہرے والا میلا کچیلا لڑکا چھتڑے لٹکائے ننگے پاؤں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے انگلی اٹھا کر منہ کھولا۔ اس کے پیلے دانت عائشہ کو دکھائی دیے مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ شاید وہ گونگا تھا۔ بار بار پچکی ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر وہ انگلی اٹھاتا اور منہ کھول دیتا۔ وہ اسے روکنے کا اشارہ کر کے کچن میں آئی۔ سموسوں والی تھیلی کھول کر دیکھا، تھیلی میں 5 سموسے اور چٹنی کے 2 پیکٹ تھے۔ اس نے 3 سموسے اور چٹنی کا 1 پیکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھا اور تھیلی کو سمیٹ کر دوپٹے تلے چھپا کر لے گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اجی اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھے۔ یقیناً وہ خفا ہوتا۔ تھیلی اس لڑکے کو تھما کر جب وہ پلٹی تو اجی کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی گیلی لکڑیوں سے اٹھنے والا گاڑھا دھواں بل کھا رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب سے گزر کر گلی میں نکل گیا تھا۔ وہ چھینٹیں اڑاتی بارش اور شور مچاتی ہوا میں گہری نادم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ جاسیہ نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں تنی نمی کی چادر کو ہٹایا اور باتھ روم کے روشن دان کو پرامید نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں لہر سی اٹھی۔ روشن دان کا حجم اٹھا تھا۔ جاسیہ نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں تنی نمی کی چادر کو ہٹایا اور باتھ روم کے روشن دان کو پرامید نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں لہر سی اٹھی۔ روشن دان کا حجم اتنا تھا کہ وہ کسی قدر دقت کے ساتھ سمٹا کر اس میں سے گزر سکتی تھی۔ اسے کمرے میں بند ہوئے شاید 4واں یا 5واں دن تھا اور آج پہلی بار امی اسے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ مجبوراً انہیں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اسے ان کی بیماری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف یہ بات خوشی دے رہی تھی کہ اسے یہاں سے نکلنے کا ایک موقع میسر آ گیا تھا۔ آج دوپہر سے رات گئے تک امی دروازے کے پاس بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس کی منتیں کرتی رہی تھی۔ اپنے بڑھاپے، بیماری اور تنہائی پر رحم کھانے کی فریادیں کرتی رہی تھی۔ اسے ان کے آنسوؤں پر ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آیا۔ ان کی گریہ زاری اسے ڈھکوسلا محسوس ہوئی تھی۔ وہ تمام وقت پتھر آنکھوں کے ساتھ ایک ہی فکرہ دہراتی رہی،
मुझे ओनिल से मिलने दें। इस एक फिक्रे के अलावा वो कुछ नहीं बोलती थी। इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। फिर अम्मी ऊंची आवाज में रोने लगी थी। रोते हुए इन्हें के आ गई थी। के में खून की आमेजिश थी। इन्होंने हिचकियां लेते हुए इसे बताया था कि इसे इस बात पर यकीन नहीं आया था। वो दरवाजे से पुष्ट टिकाए साकित बैठी रही थी और अब वो घर में अकेली थी। इसके पास कुछ वक्त था और वो इस कीमती वक्त को किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। जब वो कमरे में बंद थी तब से मुसलसल फरार के रास्तों में गौर करती रही थी। वो एक वाहिद रास्ता जो इसे समझाई दिया था वो बाथरूम का रोशनदान था। अम्मी के घर से जाते ही वो रोशनदान के नीचे जा पहुंची थी। इसने दीवार से लिपटे पाइप का सहारा लेकर फ्लैश टैंक पर पांव रखा और बदन की पूरी कुव्वत सर्फ करके इस पर खड़ी हो गई। अब इसके बाजू रोशनदान की चौखट तक रसाई हासिल कर सकते थे। इतने दिनों से कुछ खाए पिए बगैर रहने से इस पर शदीद नकाहट तारी थी। सर बार बार डोल जाता और दीवारें अपनी जगह से हटती हुई दिखाई देने लगती। फ्लैश टैंक की सतह चिकनी थी। इसकी टांगों की लर्जिश इसे कदम जमाने नहीं दे रही थी। जैसे ही पाइप को छूकर इसने रोशनदान की जानिब बाजू उठाए, इसके जिस्म ने झकोला खाया और वो तवाजुन खोकर पूरे वजन के साथ नीचे गिर गई। इसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई थी। इसका सर जैसे दो टुकड़ों में बट गया था। पाइप को दीवार में नष्ट करने वाली लोहे की नोकीली पतरी किसी बर्छी की मानिंद इसकी पेशानी में घुस गई थी। इसके असाब पर तारीखी पंजे गाड़ने लगी थी। बड़ी दिक्कत से हाथ उठाकर इसने माथे को छुआ था। इसकी उंगलियों ने चिपचिपाहट महसूस की थी। गाढ़ा सुर्ख माइल इनकी भौहों से होता हुआ आंखों के पपोटों और पलकों पर जमने लगा था। इसकी आंखें सिर्फ दो रंग देख सकती थी, सुर्ख और सियाह। इन दो रंगों के सिवा वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। यकबस्ता फर्श पर लेटे लेटे इसने आस्तीन से पेशानी को रिगड़ा था और उठने की कोशिश की। इसके घुटनों पर भी शदीद ज़रबें लगी थी। उठने की जिद्दोजहद करते हुए इसे लग रहा था शायद वो कभी अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकेगी, लेकिन वो उठकर खड़े होने में कामयाब हो गई थी। इसका पूरा जिस्म आंधी की जद में आए हुए तिनके की तरह कांप रहा था। दर्द की करवाहट को कम करने के लिए इसने थूक निगलना था। इसका दिल बहुत आहिस्तगी से धड़क रहा था। दीवार को थामकर लड़खड़ाती हुई वो वॉश बेसिन तक आ गई थी और नल खोलकर बर्फीले पानी के छपाके माथे और चेहरे पर मारने लगी थी। चंद सानिये बाद इसे अपना धुंधला सा अक्स आईने में नजर आने लगा। सर में फैलने वाली शदीद टीसी बार बार इसके वजूद को झंझोड़ रही थी। वॉश बेसिन के किनारों पर हाथ रखे वो देर तक हाँफती रही। दर्द की चुभन नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन ओनिल से दूर रहकर वो जिस तकलीफ में थी, ये दर्द इस तकलीफ से कहीं कम था। किसी कदर संभलने के बाद वो दोबारा फ्लैश टैंक पर चढ़ी, हथेली से ज़रब लगाकर जाली को बाहर धकेला और कांपती उंगलियां चौकटे के किनारों में फंसा दी। बाजुओं पर जोर डालकर वो ऊपर उठने की कोशिश करने लगी थी। इसके बाजू बिल्कुल बेजान हो रहे थे। निचला धड़ गीली मट्टी का बोझल ढेर था। इसके हर मसाम से पसीना फूट पड़ा था। पैर बाएं तरफ वाली दीवार में उभरी चोबी अलमारी के पट पर जमाए और खुद को ऊपर ढकेलने की सही करती रही। इसकी आंखें बीछी हुई थी और दांत निचले होठ में सख्ती से पेवस्त थे। किसी न किसी तरह वो ऊपरी धड़ को चौकटे से बाहर लाने में कामयाब हो गई थी। इस जिद्दोजहद में इसकी कोहनियां बुरी तरह छिल गई थी, मगर वो तकलीफ को फरामोश किए इस खुशी को महसूस करने की कोशिश कर रही थी जो शायद कुछ देर बाद इसका मुकद्दर बनने वाली थी। अगला मरहला निस्बतन आसान था। जिस्म को मोड़ते हुए बाजू जुला कर इसने दीवार को टटोला। पानी की टंकी से उतरती हुई लोहे की सीढ़ियों का डंडा इसके हाथ में आ गया था। सांस रोककर इसने खुद को मजीद खींचा और कमर तक बाहर लटक आई। एक लम्हे के लिए इसे लगा कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। दूसरा हाथ भी डंडे पर जमाकर वो आहिस्ता आहिस्ता टांगों को ऊपर की सिमत समेटने लगी थी। चौकटे से पांव अलहदा करते हुए इसका तवाजुन बिगड़ा और वो 2 फीट नीचे फैले हुए छज्जे पर गिर गई।
बहुत देर तक वो मुर्दा छिपकली की मानिंद बेहिस और हरकत लेटी रही। जब उठने के लिए पहलू बदला तो इसे नाकामी हुई थी। इसने जरा सा हिलने की साकित भी बाकी नहीं थी। बेबसी से इसकी आंखें गर्म पानी से भरने लगी। सुरमई रेशम के लच्छे जैसी रात इस पर झुकी हुई थी। रात का सर्द तनफिज इसकी सांसों में उलझता था। इसका निढाल वजूद रात के मुलायम बदन में धंसता चला जा रहा था। रात की नरम सांसें इसे धीरे धीरे सहला रही थी। एक बार इसने ओनिल की बेखबरी में इसके बालों को छूकर देखा था। वो इस मेहरबान रात जैसे मुलायम थी। इनका लम्स इस रात के लम्स से कितना मुशाबिहा था। इसकी आंखें बंद होने लगी। रात इसे अपने सर्द और सिया बाजुओं में लेकर आसमान की ओर उड़ाने लगी। शायद इस पर हुनूद की तारी हो रही थी। सर को झटक कर अकड़ी हुई हथेलियां छज्जे की खुरदरी सतह पर जमाकर वो उठ गई। खड़े होते हुए वो कई बार आगे पीछे झूल गई थी। लोहे की सीढ़ी इसके सामने थी और दस्तरस में भी थी। ख्वाबीदा सड़क पर कदम जमाकर वो जोर जोर से सांस लेने लगी थी। सिमत का तायुम करने में इसे कुछ वक्त लगा था। इसे कुछ खबर ना हुई किस तरह वो माहम अपार्टमेंट्स की 4 मंजिला इमारत के सामने पहुंची। बस इतना याद था कि पैरों के तलवे जब यकबस्ता सड़क से टकराते तो सर में कोई मिन्हे गाड़ने लगता था। दरवाजा खुलने पर जूं ही ओनिल इसकी नजरों की जद में आया, वो किसी नन्ही बच्ची की तरह हमक कर इसके सीने से लग गई। मैं मर जाती ओनिल तुम्हारे बगैर, मैं खत्म हो जाती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुमसे दूर। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। क्या हुआ जासिया, मुझे बताओ तो क्या हुआ। वो भौंकला गया था। तुम्हें नहीं पता मैं कैसे जिंदा रही, तुम नहीं जानते मैं कितनी तकलीफ में थी, कैसे जिंदा रही, तुम्हें नहीं पता। ओनिल इसे साथ लिए हुए अंदर आ गया। वो इसके कंधे से चिमटी चिल्लाई जा रही थी। आहिस्ता बोलो प्लीज, रात का वक्त है, हम किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। तुम तो कांप रही हो इतनी सर्दी में बगैर जूतों के। इसका ध्यान जासिया के नंगे पैरों की तरफ गया था। इसे खुद अलहदा करके वो बेड पर से कंबल उठा लाया और इसके गिर्द अच्छी तरह लपेट दिया। रो मत, मुझे बताओ तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी, इतनी रात को तुम घर से क्यों निकली, प्लीज रोना बंद करो। जासिया यहाँ बैठो आराम से। इसने शानों से थामकर सोफे पर बिठाया और खुद इसके करीब बैठकर उंगलियों की पोरों से इसके आंसू पोंछने लगा। वो बामुश्किल हिचकियों के दरमियान बताने लगी, इसके आंसू थमने में ना आते थे। तुमने ठीक किया जो भी किया, बिल्कुल ठीक किया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। ओनिल ने नींद के खुमार से सुर्ख आंखों को हथेलियों से मसलते हुए कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं बड़ी मुश्किलों से ओनिला से मिला था। इसने मुझे बताया कि तुम्हारे खरीदे हुए गिफ्ट इसकी अम्मी ने देख लिए थे और फिर जो भी हुआ मैं इंतजार कर रहा था कि हालात सही हो जाए तो तुम्हारी अम्मी का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाए तो तुम्हारे घर जाऊं। मैं बस 1-2 रोज में तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था। मैं रोजाना कॉलेज के गेट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। बिलीव मी, एक लम्हा मैंने गिन गिन कर गुजारा है। मैं तुम्हारी खातिर ही तो ठहरा हुआ था। वो अचानक खामोश हो गया। तुमने अनिला को क्या बताया है मेरे बारे में? क्या इसे पता है कि मैं ओकाड़ा में रहता हूँ? इसके लहजे में तशवीश दर आई थी। जासिया की गर्दन नफी में हिली। मैंने इसे इतना ही बताया था कि तुम उससे मिलती हो और तुम मेरे लिए मुसलमान होना चाहते हो, और बस। इसे तो इस प्लेट का पता भी मालूम नहीं। चौकीदार ने तुम्हें यहाँ आते हुए नहीं देखा। तुम इंक्वायरी ऑफिस के सामने से गुजर कर आई हो या पिछली तरफ की सीढ़ियों से। इसकी परेशानी बरकरार थी। जिसे याद नहीं था कि रास्ते में कितने लोग ने इसे देखा था। बिल्डिंग की तरफ से आते हुए एक शख्स ने इसे रोकने की कोशिश की थी तो, लेकिन चौकीदार था या कोई और, इस बारे में वो हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकती थी। वो ना तो इसके आवाज देने पर रुकी थी और ना ही इसका चेहरा देखा था। कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। वो ओनिल को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम सुबह ही ये फ्लैट छोड़ देंगे। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को तलाता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। वो किचन में ओनिल के पीछे चली आई थी। तुम बैठी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो दरवाजे का पट थामे खड़ी रही। ओनिल ने अपने हाथ से उसे गरम गरम सूप पिलाया। सूप के घूंट
हलक से उतारकर वो सोफे पर नींद दराज हो गई थी। यहाँ से करीब ही डॉक्टर शरीफ का घर था। वो मेरा दोस्त है, मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं। वो उठने लगा तो जासिया ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो। मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम हो मेरे पास, प्लीज। वो मुस्कुराते हुए दोबारा बैठ गया था और इसका सर अपने घुटने पर रखकर इसके बाल सिलाने लगा था। वो ओनिल के मुतमस्सिम चेहरे पर नजर जमाए देर तक इसके नकूश देखती रही। वो कभी आंखें बंद ना करती अगर नींद इसे पसपा ना कर देती। बंद होती आंखों पर इसका अक्स मुंजमद हो गया था। ख्वाब में भी वो चेहरा जहन के उफक पर छाया रहता था। जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ या बुरा, इस बहस में कुछ नहीं हासिल। हम किसी चीज को लुटा नहीं सकते। अब हमें इस हालात के साथ रहना है। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देता, तुम्हें जो बेहतर लगता तुम किया करो, मगर तुम्हारे इस तरह घर छोड़ आने से बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। अब जो कुछ मैं तुमसे कहने लगा हूँ, इससे सुनकर शायद तुम परेशान हो जाओ, लेकिन मैं कोई भी बात तुमसे छिपा कर रखना नहीं चाहता। हमें अपने मसाइल को खुद ही हल करना है, कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। निकाह के बाद गाड़ी में बैठते ही ओनिल ने ऐसी तमहीद बांधी थी जिसे सुनकर वो परेशान हो गई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फिलहाल इस शादी को डिक्लेयर नहीं कर सकता। तुम मुझे अपने साथ उकाड़ा नहीं ले जाओगी। पहले मेरी पूरी बात सुनो जासिया, कोई सवाल मत करना। वो खामोश होकर उंगलियां चटकाने लगी। मैं तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया, तो मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ। तुम मेरे साथ जरूर जाओगी, लेकिन मेरे घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन ले दूंगा, तुम हॉस्टल में रहोगी इस वक्त तक, जब तक हालात मेरे काबू में नहीं आ जाते। ये सुनकर करने की क्या जरूरत है? जासिया ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला। तुम तो अकेले रहते हो, तुम्हें किसका डर है? और कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मुझे पढ़ना भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की तुम फिक्र ना करो, वो सब मैं कर लूंगा। बेहतर है तुम अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई मुकम्मल करो, मैं तुम्हारे साथ रहकर भी। ओनिल ने फिर इसकी बात काट दी। मेरी पूरी बात सुनने से पहले कुछ मत कहो। तुमसे दूर रहकर मैं कब खुश हूँ, मगर बेहतर जिंदगी के लिए हमें कुछ कुर्बानियां, कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तुम भूखी रह सकती हो, अच्छे कपड़े के बगैर, गैस, बिजली, फर्नीचर, सोसाइटी में इज्जत के बगैर रह सकती हो। इसने अचानक पूछा तो जासिया हैरत से इसे देखकर रह गई। अगर तुम इन सब चीजों के बगैर रह सकती हो तो फिर हमें अलग होने की जरूरत नहीं। मेरा रेस्टोरेंट अभी इब्तदाई मरहले पर है। रेस्टोरेंट की जमीन बेशक मेरा नाम है, लेकिन बिल्डिंग में एक पैसा भी मेरा नहीं। सारा रुपया मेरे फादर लगा रहे हैं। अगर इन्हें मामूली सी भनक भी बढ़ जाएगी कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तो वो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर चुका हूँ, तो वो रुपया भेजना बंद कर देंगे। घर भी इनके नाम है। प्रॉपर्टी में से एक पूरी कोटी नहीं मिलेगी। मुझे मेरी सारी कम्युनिटी मुझसे कच्चा ताल्लुक कर लेगी। रेस्टोरेंट को मुकम्मल करने और चलाने के लिए अभी ढेरों रुपये की जरूरत है। वो कहाँ से लाऊंगा? मुझे तो कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा। मैं मुकम्मल तौर पर अपने डैडी के रहमो करम पर हूँ। वो इनकी नाराजगी में अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम इस वक्त नहीं। रेस्टोरेंट मेरा ख्वाब है जासिया, मैं इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। सिर्फ एक कुछ अरसा, थोड़ा सा वक्त हम ये सख्ती झेल लें, इसके बाद मुझे कुछ बात की परवाह नहीं होगी। प्रॉपर्टी में से कुछ मिले ना मिले, किसी कुछ ही से अरसे की बात है, मैं ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल। ओनिल ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। वो नम आंखों से विंड स्क्रीन को घूरती रही। 1.5 साल। इसके होंठ आहिस्तगी से खुलकर बंद हो गए। हम जब चाहेंगे मिल लिया करेंगे। वीकेंड पर तुम मेरे पास आ जाया करना। हम सब पर यही जाहिर करेंगे कि तुम मेरी दूर की कजन हो। हमारे वालिदैन के दरमियान किसी झगड़े की वजह से कई बरसों से मेलजोल बंद था, लेकिन अब तुम्हारे पेरेंट्स की डेट हो गई है, इसलिए नाराजगी खुद ब खुद खत्म हो गई है और तुम हमसे मिलने लगी हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त और जानने वाले तुम्हें पहचानने लगेंगे। हमें घर में या बाहर मिलने की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तुम्हारे डैडी को तो फिर भी पता चल सकता है। हाँ, पता तो इन्हें चल ही जाएगा। मैं कह दूंगा कि तुम मेरी दोस्त हो, बस इन्हें ये मालूम ना हो।
اس نے ایک لمحہ توقف کیا، ایک بہت خاص بات چاسیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم خود کو مسلمان ظاہر نہیں کرو گی، تمہیں کرسچن بن کر رہنا ہوگا۔ اس کا منہ کھل گیا، میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ تم سچ مچ کرسچن تو نہیں ہو رہی ہو؟ ظاہر ہے میری کزن مسلم تو نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہمارا پارٹ 6 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 71 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔